आपने 400 सीटों का लक्ष्य रखा है अपने एनडीए के लिए, तो 400 सीटों का आप करेंगे क्या? क्या लोग कहते हैं कि आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको संविधान में कुछ बड़े चेंजेस करने हैं, व्यवस्था में आप कोई आगे चलकर कोई बड़ा चेंज करेंगे, इसलिए आपको इतनी ये लोकसभा में इतनी मेजोरिटी आपको चाहिए। ये प्रोपेगेंडा वाला दल जो है ना, उनकी नफरत की दुकान में एक ये भी है, उन्होंने नफरत की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से, पंडित नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, और उनको कांग्रेस पार्टी से जलील किया गया। उनको चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इतना योगदान था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भारत रत्न नहीं दिया। कि गैर कांग्रेसी दल ने भारत रत्न दिया। और जब मोदी सरकार आई तब जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, पांचों के पांचों स्थानों पर पंचतीर्थ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बना के दिया मोदी सरकार ने। लंदन में भी जमीन ली, इंदू मिल में भी जमीन लेके कराया, ये इंटरनेशनल अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नहीं, लेकिन भविष्य में मैं एक और बताता हूं आपको। मोदी जी पार्लियामेंट आए तो संविधान पे माथा टेक के कहा कि संविधान के अनुसार देश चलाऊंगा। संविधान दिवस देश में मनाया तो 29 तारीख को मोदी सरकार ने 29 नवंबर को मनाया। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर छुट्टी, अवकाश मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने क्या किया? आपको लगता है बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कोई बदलेगा? अब इनको वो भी पीड़ा होती है। लोकतंत्र को लेकर लोगों में जो डर है, खास तौर पर विपक्षी दलों में, वो ये है कि इस बार अगर आप पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार भी आ गए सरकार में तो आप विपक्ष को समाप्त कर देंगे। देखिए, लोकतंत्र की एक बहुत खूबसूरती है साहब। सूचना प्रसारण मंत्री के सामने देश के वरिष्ठ पत्रकार कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, कोई भी, मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि हम वो लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लड़े। जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, हम लोग लड़े थे साहब। हमारे पार्टी के नेता ने जेल भुगती थी। पर आपने और ये जो टापू कच्चा थी वो करके दे दिया कांग्रेस ने इमरजेंसी से कुछ महीने पहले, वो भी छिपा के रखा साहब। हाल फिलहाल पिछले कई दशकों में हमने किसी प्रधानमंत्री को और किसी पार्टी को अपनी जीत के प्रति इतना आश्वस्त पहले कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री कह रहे हो कि जीतने के बाद अगले दिन ये काम शुरू करेंगे, पूरा रोड मैप तैयार है, और वो सुपर कॉन्फिडेंट हैं कि हम ही लोग आ रहे हैं। व्हाट मेक्स यू सो कॉन्फिडेंट? एक, जब आप काम करते हो तो आप परिणाम भी जानते हो। मोदी जी ने कहा था रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। नाउ आई एम इन्फॉर्म। तो रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड इन्फॉर्म। तो हम जो रिफॉर्म्स लाए, जो हमने परफॉर्मेंस दिखाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है भारत की। लेकिन अभी जो आपने पहले सवाल पूछा था इंडिया शाइनिंग वाला, मैंने फिर अपने सवाल में उस समय कहा था, अभी हमने नए भारत की जो बुलंद तस्वीर नजर आती है उसकी नींव रखी है। अभी तो भव्य इमारत बनानी है साहब। मोदी जी मात के देहांत के 2 घंटे के अंदर देश के लिए काम शुरू कर दे, 23 साल में एक दिन भी छुट्टी ना ले, क्या एक कमिटमेंट नहीं है? पहले से ही पता है कि आप आ रहे हैं वापस, इतना विश्वास है आपको जनता पर? देखिए, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा ही, हमने काम किया है। लोगों का जो अटूट विश्वास मोदी में, स्नेह है। देखिए, लोग भावुक होते हैं उनके लिए। केजरीवाल जी का 4.5 किलो वजन कम हो गया जेल में जाने के बाद, क्या इससे लोग भावुक नहीं होंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, वजन उनका एक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने समय भी वजन कम हुआ था। अन्ना जी को भी साथ में बिठाया था। आज अन्ना जी को कितना दर्द होता होगा सुधीर जी, आप कल्पना नहीं कर सकते। तीसरी बार भी आते हैं सरकार में तो गांधी परिवार, कांग्रेस और बाकी इन लोगों का क्या भविष्य आप देखते हैं आपके तीसरे टर्म में, अगर आप लौटते हैं तो? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां पर ये एक परिवार से बाहर नहीं निकल सकते। वो इनकी अपनी मजबूरी है। अब इनकी क्या रणनीति है कि राहुल गांधी जी के साथ ही जीना है, उनके नेतृत्व में ही चलना है, गांधी परिवार के साथ चलना है, कि कांग्रेस किसी अच्छे उभरते हुए नेता को भी कभी आगे बढ़ने का अवसर देंगे? क्या कमी थी साहब इनके पास? उन्होंने दरवाजे ही बंद कर दिए सबके लिए कि केवल एक व्यक्ति को, एक युवराज को बार बार लॉन्च करना है,
उसके लिए सारे युवाओं के जो कॉम्पिटेंस थी, जो क्षमता थी, उसको भी। पर आपने नेशनल हेराल्ड मामले में जांच शुरू की थी और वो जांच बड़ी तेजी से चली भी, फिर वो जांच अचानक से रुक गई। अब उसमें भी आप देखिए कितने वर्ष हो चुके हैं, तो वो जांच दोबारा शुरू होगी या अभी आप उसको ऐसे ही अधर में रखेंगे? कभी जांच तेज हो तब आप कहते हो कि अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों चले गए, जांच तेज हो आप कहते हैं मनीष सिसोदिया जेल क्यों चले गए। अब कहीं कोई जेल में वापस नहीं गया बेल पे, तो आप कहते हैं जांच क्यों नहीं कर। इसलिए मुझे आप मन बना लो भाई। मैं इसलिए पूछता हूं कि उस जांच का रिमोट कंट्रोल तो कहीं ऐसा नहीं किसी के पास है, फिर वो रिमोट कंट्रोल से जांच चलती है। ऐसा नहीं है। रॉबर्ट वड्रा जी के खिलाफ हो, बाकी के खिलाफ, बहुत गंभीर मामले हैं साहब। तो चुनाव का एक छोटा सा ये ब्रेक आया है, लगभग 7 फेज जून तक चलेगा, तो हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारियों का ये शेष भाग अब चुनाव के ब्रेक के बाद देखने को मिलेगा। मैं यही कहूंगा, तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। नहीं, देखिए, गिरफ्तारी ईडी को करनी है, कोर्ट को उस पर निर्णय लेना, उस पर मैं और आप किसी चैनल पे नहीं कह सकते। लेकिन एक विश्वास मुझे देश की जनता को कराना है, मोदी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए काम किया, आगे भी करेंगे। मोदी सरकार ने ईमानदारी से काम किया, आगे भी करेंगे। मोदी सरकार ने भारत को आगे बढ़ाया, अब विकसित भारत भी बनाएंगे। और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कही थी, आगे भी करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार करने की बात कही थी, आगे भी करेंगे। हम वो राजनीतिक दल हैं जिसने 1950 में भी कहा था कि एक राज्य में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं हो सकते। हमने वो भी खत्म कराया। आखिरी सवाल आपके बारे में, अभी तक आपसे आपके बारे में कोई हमने बात नहीं की। आपका ये 5वां टर्म होगा अगर आप जीत जाते हैं एक सांसद के तौर पर। तो वैसे तो आप देखिए इतने युवा लगते हैं आप देखने में, लेकिन उस हिसाब से देखें तो राजनीति में आप भी एक बुजुर्ग जैसे हो चुके हैं, एक वेटरन हो चुके हैं। अगली सरकार में आप अपना रोल क्या देखते हैं? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हिमाचल के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लड़ने का अवसर दिया, और वहां की जनता का मैं बहुत आभारी हूं जो मुझे अपने परिवार के सदस्य के रूप में लेते हैं। आप कभी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चलिए, कोई बच्चे आएंगे मेरी गोद में बैठ जाएंगे, नौजवान आएंगे मेरे कंधे तो पे हाथ रख के अलग तरीके का परिवारवाद है। बिल्कुल, वहां तो ऐसी हालत है कि बहनें भी आएंगी तो बिल्कुल अपने हक से बात करती। बुजुर्गों को लगता है अच्छा इसको कुछ सुनाना भी है तो हम हक से बोल सकते हैं। मैंने ये कमाया है जीवन में, ये मेरी कमाई है, और मैं बहुत भावुक हो जाता हूं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके। मैंने देखी अपने यहाँ पे एम्स, पीजीआई, रेलवे लाइन से लेके नेशनल हाईवे से लेके सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIIT, NIT, ये सब कुछ करवाया। ये कोई चुने हुए प्रतिनिधि, एक परिवार के सदस्य के रूप में मैंने काम किया है। इसीलिए 4 बार लगातार जीता हूं, और 5वीं बार जनता के आशीर्वाद से इतिहास बना कर आऊंगा। बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इतना कंटेंट क्रिएट करते हैं हर रोज। मोदी जी खुद इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, इतना कंटेंट, वो किसी भी यूट्यूबर या किसी भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा कंटेंट उनका आता है, और आप सूचना प्रसारण मंत्री होने के नाते उस कंटेंट के कस्टोडियन हैं, आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो एज ए कम्युनिकेटर आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा, और आपने कैसा रहा आपका ये कार्यकाल? आपने क्या क्या सीखा आपने? मुझे लगता है कि सुधीर जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आई थिंक आजाद भारत में क्या, पूरी दुनिया में आज के समय अगर सबसे सफल और प्रभावी कम्युनिकेटर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको पता है कि काम करना कैसे है, उसको पहुंचाना कैसे है। देखिए साहब, मन की बात किसने सोचा था कि 100 से ज्यादा एपिसोड हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कोविड के समय कहा मेक इन इंडिया वैक्सीन ना लगाओ, लेकिन लोगों ने मन की बात मोदी की सुनी, उन पे विश्वास किया। मोदी जी ने कहा मुझे डीमोनेटाइजेशन करना है, नोटबंदी करके डिजिटल इंडिया को लाना है। आज देखिए वो पैसा खाने वाले चले गए साहब, आज खाते में पैसा पहुंचता है। लोगों का विश्वास, जब नेता के ऊपर विश्वास होता है ना, तो नेता कोई भी बड़े कदम उठा लेता है। सर्जिकल स्ट्राइक की, बहुत लोगों ने कहा हमारी फौज ने कुछ नहीं किया, फर्जी है, ऐसे ही कहा ना विपक्ष ने, लेकिन लोगों ने मोदी पे विश्वास किया, अपनी फौज पे विश्वास किया। अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सुधीर जी बहुत आसान है, जिसके पास नेता ऐसा हो जो सबसे दुनिया का सफल प्रभावशाली कम्युनिकेटर हो और सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हो, तो आपकी जीवन बहुत आसान हो जाता है। उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आपको केवल ये देखना मोदी जी करते क्या, उनसे सीखते जाइए। और एक और बड़ी खास बात जो हमारे दर्शकों को भी अच्छी लगेगी, इस इंटरव्यू में अनुराग ठाकुर ने ब्लैक एंड व्हाइट शो की भी काफी प्रशंसा की है और कहा है कि वो भी हर रोज ब्लैक एंड व्हाइट
जरूर देखते हैं और उन्हें यह कार्यक्रम बहुत पसंद है। जैसे आपका ब्लैक एंड व्हाइट शो है, ये इतनी इंफॉर्मेशन देता है साथ कि केवल न्यूज नहीं है कि किसी ने खबर बना के चला दी, खबर बनाने का काम। आप खबर पहुंचाने का काम करें, सूचना दे रहे हो और आप उस पर रिसर्च करके दे रहे हो। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट और आपको अच्छा लगता है। मैं अगर रात को मिस भी कर जाऊं तो मेरे आईपैड पे या मेरे फोन पे मैं इसको यूट्यूब पे देखता हूं साहब। नहीं, हमारी टीम को बहुत अच्छा लगेगा जब ये जानेंगे। और आपकी टीम बहुत अच्छा काम करती है, उसको शुभकामनाएं। लेकिन क्या होता है ना साहब, कोच जितनी मर्जी या रिसर्च टीम जितनी मर्जी कर ले, प्रेजेंटर अच्छा है तो अपने आप चीज को और निखार के करता है। जी।